हेलो फ्रेंड्स। आज हम करेंगे क्लास 7 की एनसीईआरटी। ठीक है। तो क्लास 7 का एनसीईआरटी जिसका नाम क्या है, समाज का अध्ययन है। समाज का अध्ययन, भारत और उसके आगे। ठीक है। इंडेक्स देख लेते हैं हम। इंडेक्स में क्या पता चलेगा, कौन कौन से चैप्टर्स क्या है। ठीक है। सबसे पहला है भारत और विश्व भूभाग के, भारत और विश्व, उसका भूभाग और वहाँ के निवासी। ठीक है। एक तरह से ये देखोगे आप, ये 3 चैप्टर हो जाएंगे हमारे ज्योग्राफी से रिलेटेड। सेम एज इट इज अपने 6th में भी यही था। फिर है अतीत के चित्रपट, यानी हिस्ट्री, अतीत। ठीक है। ये 7th तक हो जाएगा हिस्ट्री का। फिर है सांस्कृतिक विरासत और परंपराएं, यानी कि हमारा कल्चर। और फिर 9th और 10th 2 चैप्टर कौन से, पॉलिटी के। 11th 12th हमारे आ जाएंगे वापस इकोनॉमिक्स के। ठीक है। उसके आगे देखोगे भारत का जो पॉलिटिकल मैप है, पॉलिटिकल मैप और फिजिकल मैप, ये दोनों दे रखे हैं। और शब्दावली, यानी कि जो शब्द होते हैं उनकी, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं। और एक आध वर्ड से रिलेटेड पूरे एग्जाम में एक क्वेश्चन तो आ ही सकता है। ठीक है। ओके। तो अब स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट चैप्टर से। चैप्टर नंबर 1, यानी भारत की भौगोलिक विविधता। श्री अरविंद का जो कोटेशन दे रखा है आप पढ़ लीजिएगा। फिर ये कर्नाटक का जोग वाटरफॉल है, उसका मैप है, मतलब फोटो है उसका, जोग वाटरफॉल। ठीक है। हाँ, फिर आगे देखो, इसमें कुछ जानकारी दे रखी है। 1884 का राकेश शर्मा अंतरिक्ष यात्री है, उसका को उसका। और हमारी उस टाइम की पीएम थी इंदिरा गांधी, उसके जो वार्तालाप है उसके बारे में कुछ दे रखा है। ठीक है। सीधा अपन देखते हैं वापस हिमालय की पर्वत श्रृंखला। हिमालय पर्वत श्रृंखला की विशेषता क्या दे रखी है, क्या दे रखी है वो देखते हैं ना। हिमालय की पर्वत श्रृंखला, फिर देखते हैं आगे अपन। ठीक है। ये मैप से ऊपर से, सॉरी मैप बोल रहा हूँ मैं, सैटेलाइट से है ना। ये सैटेलाइट की इमेज है ना ये सारी। ये देखो उपग्रह से लिए गए हैं ना चित्र, इसलिए ये है सैटेलाइट इमेज। ठीक है। तो हिमालय के बारे में क्या दे रखा है, हिमालय के बारे में दे रखा है कि हिमालय की चोटियां लगभग 8,000 मीटर से ऊपर है, लगभग, है ना, 8,000 मीटर से ऊपर है। इसीलिए इनको क्या, 8,000 भी बोला जाता है, ये ध्यान रख लेना एक नाम। ठीक है। और हिमालय पर्वत श्रृंखला किन देशों में है, तो 6 देशों में है। 6 देशों में कौन है, भारत, नेपाल, भूटान, चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ठीक है। फिर देखो, जैसे ही हिमालय गर्मी आती है तो हिमालय के पर्वतों पर जमी बर्फ पिघलती है, उसके बारे में बोल रखा है कि वो बर्फ पिघलती है। तो फिर गंगा, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये नदियाँ यहीं से जल अपना प्राप्त करती है। ठीक है। देखो, हिमालय पर्वत को एशिया का जल शिखर भी कहते हैं, एशिया का जल शिखर भी कहते हैं, ये नाम ध्यान रख लेना। ठीक है। कहीं कहीं पे आपको आंसर राइटिंग में वगैरह लिखने में काम आ जाएंगे। एग्जाम में 1 वर्ड में यूपीएससी में तो आने नहीं, लेकिन आंसर राइटिंग में आगे काम आ जाएंगे। ठीक है। फिर है गंगा नदी। गंगा नदी के बारे में दे रखा है कि भागीरथी नदी गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदी है। और जो भागीरथ गंगा की प्रमुख सहायक है उसका उद्गम कहाँ पे है, तो गोमुख पे है। गोमुख मतलब गाय का मुंह, इसलिए, मतलब वो गाय के मुंह जैसा है, इसलिए उसको गोमुख बोलते हैं। गंगोत्री हिमनद का मुहावना, गंगोत्री हिमनद, हिमनद क्या होता है, तो दोस्तों हिमनद होता है ग्लेशियर। ठीक है। ग्लेशियर यानी एक तरह से बर्फ का तालाब, है ना। ठीक है। और इस ये पवित्र माने जाते हैं, इसलिए इनमें क्या है, तीर्थ यात्री यात्रा करते हैं और ये पर्यटक का आकर्षण का केंद्र है। ठीक है। फिर आगे देखते हैं कि हिमालय का निर्माण कैसे हुआ। ठीक है। हिमालय का निर्माण कैसे हुआ। हाँ, सबसे पहले वो बोल रहे हैं रोचक कथा, कैसे भारत कैसे गोंडवाना पहले था। पृथ्वी, पृथ्वी का जो उद्गम पढ़ते हैं अब देखते हैं ना, नीचे की साइड में कौन सा था, गोंडवाना लैंड, ऊपर की साइड में कौन सा था,
अंगारा लैंड, अंगारा ये है अपना गोंडवाना लैंड। ठीक है, तो भारत इस दक्षिण के गोंडवाना लैंड का हिस्सा था और अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है उसका पड़ोसी था। वहां से ये धीरे धीरे खसकते खसकते, ये जैसे मैप फोटो दे रखा ना साइड में, ये देखो, ये यहाँ से यात्रा प्रारंभ करता है भारतीय महाद्वीप, उपमहाद्वीप, धीरे धीरे इधर आते आते फिर ये यूरेशियन प्लेट से यहाँ पे टकराता है। और यूरेशियन प्लेट से टकराने के बाद में भारत का जो भारतीय प्लेट है, इंडियन प्लेट है, वो क्या यूरेशियन प्लेट के नीचे धंस जाती है। ठीक है, उस धंसने से क्या होगा कि सिलवटें पड़ जाएगी, सिलवटेदार। ठीक है, ये अब समय देखोगे तो 5 करोड़ वर्ष पूर्व, बस यही देखना है। कैसे हुआ निर्माण, तो जो गोंडवाना लैंड का हिस्सा था अफ्रीकन प्लेट का पड़ोसी था, वहां से यात्रा प्रारंभ की, यूरेशियन प्लेट से टकराया और नीचे धंस गया। ठीक है, अब क्वेश्चन उठेगा कि भाई धसा तो कंटिन्यूस, ये मतलब धसने वाली प्रक्रिया बंद हो गई या क्या है, अभी स्थिति क्या है, करंट स्थिति क्या है उसकी, एट प्रेजेंट क्या स्टेटस है उसका। तो स्टेटस यही है कि हाँ देखो ये लिखा हुआ 5 सेंटीमीटर। जो भारत की प्लेट है वो धीमे धीमे गति से एशियन मतलब यूरेशियन प्लेट है इसके नीचे धंसती जा रही है, और नीचे धंसने आज भी जारी है। और किस स्पीड से धंस रही है ना, तो 5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष। ठीक है, और जब ये धस रही है तो हिमालय भी ऊपर उठ रहा होगा, जैसे जैसे धसेगी, जैसे जैसे हिमालय के सिलवटे बढ़ेंगे ऊपर उठेगा। तो हिमालय के बढ़ने की गति कितनी है, वो है 5 मिलीमीटर। ठीक है, अब देखो एक ये दे रखा है इधर सहस्त्राब्दी, मतलब 1000 साल में आप देखोगे तो 5 मीटर ऊंचाई बढ़ेगी। ठीक है ना, ठीक है आगे देखते हैं। हाँ, हिमालय के बारे में दे रखा है, हिमालय के नाम के बारे में, जैसे हिम, हिम का मतलब क्या होता है, बर्फ, और आले निवास स्थान को बोलते हैं, है ना। हिम हो गया बर्फ, आले हुए निवास स्थान अपना, बस। ये हिमालय, हिम का मतलब बर्फ और आले का मतलब निवास, तो बर्फ का घर। चलिए दोस्तों, ठीक है, हिमाद्री, हिमालय के तीन, हिमालय की तीन प्रमुख, मतलब जैसे उत्तर से दक्षिण की ओर आओगे ना, तो हिमालय पर्वत में 1, 2 और 3 ऐसे करके सबसे ऊपर वाला तो गया हिमाद्री या वृहद हिमालय, बीच वाला हो गया लघु या हिमाचल, और सबसे छोटा वाला कौन सा हुआ, शिवालिक। सबसे छोटा बोल दो या सबसे नीचे। ठीक है, जैसे जैसे ऊपर से नीचे आओगे, जैसे जैसे इनकी ऊंचाई में भी डिफरेंस आएगा। सबसे ऊपर वाली है सबसे बड़ी वाली जो पर्वत श्रृंखला हिमालय की, उसकी ऊंचाई भी सबसे बड़ी है, सबसे ज्यादा है, तो हिमाद्री, हिमाद्री है सबसे ज्यादा, इसलिए इसको वृहद हिमालय बोलेंगे, वृहद हिमालय। ठीक है, तो यानी ये जो गगनचुंबी चोटियां हैं इसकी, वो एवरेस्ट और कंचनजंगा कहाँ पे मिलेगी आपको, तो वृहद हिमालय में मिलेगी। ठीक है, मानव बस्तियां अधिक नहीं है इधर, ये ध्यान रखना। हिमाचल या लघु हिमालय के बारे में बोल देते हैं, तो लघु हिमालय क्या है, एक तरह से क्या शीतोष्ण है, क्योंकि समशीतोष्ण है, क्योंकि थोड़ा नीचे आ गए आप, हाइट भी कम है, तो ये टूरिस्ट प्लेस इधर ज़्यादा होंगे, नैनीताल, मसूरी, दार्जिलिंग, शिमला, ये सब। ठीक है, फिर है शिवालिक, शिवालिक के बारे में, शिवालिक को बाय हिमालय भी बोलते हैं। ठीक है, ये लघु को हिमाचल भी बोलते हैं ना, हिमाचल या लघु हिमालय एक ही बात है। ठीक है, शिवालिक है तो शिवालिक बोल रहा है कि भाई घुमावदार पहाड़ियां, घने जंगल, गिरिपाद वन्य जीवों से समृद्ध है। गिरिपाद किसको बोलेंगे, गिरी होता है पर्वत, कोई पर्वत है वो गिरी, और गिरिपाद, पाद बोलते हैं पैर को, यानी गिरी यानी पर्वत का जो पैर है वो हो गया गिरिपाद। ठीक है, तो वहां पे आपको क्या वन्य जीवों की समृद्धि मिलेगी, और हिमालय से, हिमालय और गंगा के मैदान क्या है, एक तरह से संक्रमण क्षेत्र के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, संक्रमण कैसे, देखो जो भारत का हिमालय है,
ये मैप है, समझ लो बात, ठीक है। ये हिमालय है और इधर ही है गंगा का मैदान, ठीक है। तो हिमालय की भी तो 1 2 और 3 है जो सीरीज। तो आप जो बड़े वाला हिमालय है उसके और गंगा के मैदान के बीच में संक्रमण क्षेत्र कौन सा हो गया, तो शिवालिक। समझे इस लाइन का मतलब? एक तरह से ये संक्रमण क्षेत्र के रूप में है, यानी कि यहाँ से आप संक्रमण क्षेत्र का मतलब संक्रमण कहीं भी आ जाए तो उसका मतलब यही होगा आपके कि एक जोन से निकल के आप दूसरे जोन में जाने की तैयारी कर रहे हो। मतलब संक्रमण एरिया वह होगा जहाँ पे आपको दोनों तरह की प्रकृति मिलेगी। जो प्रीवियस आपका जो जिस एरिया को छोड़ के निकल रहे हो आप और जिस नए एरिया में आप प्रवेश कर रहे हो, उन दोनों की जहाँ पे विविधता एक साथ मिलेगी तो वो होगा वहाँ का संक्रमण क्षेत्र, है ना। फिर संक्रमण क्षेत्र से आगे बढ़ोगे तो फिर वापस नई प्रजातियां, नई एरिया पूरा स्टार्ट हो जाएगा ना। और एक इधर है जैसे ये काटकुनी, काटकुनी वर्ड है ना, कहीं पे आ जाए तो बस ध्यान रखना इतना सा कि काटकुनी वर्ड है क्या। तो काटकुनी एक तरह से घर बनाने की पद्धति है ना, गृह निर्माण पद्धति है। हिमालय में गृह निर्माण की पद्धति है, उसको काटकुनी बोलते हैं या दज्जी देवरी भी बोलते हैं, बस और कुछ नहीं, ठीक है। अब क्या बोल रहा है देखो, अब क्या, ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान, ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो हिमाचल प्रदेश में है ये। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो हिमाचल में है अपने, ठीक है। वनस्पति और जीवों की अद्वितीय विविधता यूनेस्को विश्व धरोहर घोषित, ये ध्यान रखना, यूनेस्को विश्व धरोहर में है ये ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान। बस इसमें क्या है, देखो इसको है ना मोनल बोलते हैं, नीचे लिखा हुआ ना फोटो में नाम, ये पक्षी है मोनल। इस पक्षी के बारे में देखना, ये है स्नो लेपर्ड, हिम तेंदुआ। एक ये बुरांस, ध्यान रखना बुरांस रोडोडेंड्रॉन, ठीक है। बुरांस रोडोडेंड्रॉन, ये क्या एक तरह का फूल है। इससे क्या होता है, शीतल पेय यानी कि ठंडा, ठंडा जो पीने योग्य जो वस्तु होती है ना, ठंडी ठंडी पीने योग्य वस्तु, इस बुरांस पुष्प से, बुरांस नामक फूल है उससे बनती है। तो बुरांस या रोडोडेंड्रॉन, या कहीं भी आपके वर्ड आ जाए तो आपको ध्यान रखना है कि ये चीज क्या है, तो बस ये ध्यान रखना एक तरह का पुष्प है बस, ठीक है। बस इसमें और कुछ नहीं। फिर देखो भारत का शीत मरुस्थल, शीत मरुस्थल कहाँ होगा, तो वो ऑब्वियस बात है, शीत का मतलब ठंडा, तो ठंडा कहाँ पे है, तो हिमालयन एरिया में आएगा उधर। तो हिमालय से भी पार है, हिमालय से ऊपर जाओगे तो लद्दाख वाला एरिया, लद्दाख को शीतल मरुस्थल बोला जाता है। क्यों, क्योंकि इधर सर्दियों में तापमान -30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। देखो 0 डिग्री पे तो बर्फ जमने स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, 0 30 डिग्री माइनस, सॉरी है ना, -30 डिग्री। बहुत कम बारिश है, उबड़ खाबड़ है, और कुल मिला के यहाँ पे वनस्पति नाम मात्र की है ना, बस इसीलिए इसको शीत मरुस्थल भी बोलते हैं। मरुस्थल मतलब जहाँ पे वनस्पति जीव जंतु नहीं पाए जाए, ये, ठीक है। मरुस्थल शब्द का मतलब उष्ण छवि है, लेकिन नहीं, मरुस्थल ये शीत के लिए भी होता है, ठीक है। चंद्र भूमि भी कहा जाता है किसको, है ना, लद्दाख की चंद्र भूमि। देखो क्या है, कुछ नहीं, पर्सनली है, एक कोई स्पेसिफिक एरिया है लद्दाख का, वो एक तरह से उसको चंद्रभूमि बोला जाता है। क्यों, क्योंकि वो चंद्रमा की धरती के ऊपर जैसी संरचना पाई जाती है वैसी संरचना वहां पे दिखती है, इसलिए बस, ठीक है। हाँ ये देख लो, एक जैसे ये एक लाइन है ना, ये लाइन एक तरह से अपने पूरी काम कर जाएगी। हिमालयन लोगों के याक बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। दूध, मांस, ऊन, गोबर, ठीक है, और परिवहन में भी उपयोग किया जाता है। तो आप कोई बोले आपको कि भाई वहाँ के लोग अपनी जीविकोपार्जन के लिए क्या करते हैं, तो यहीं से सारे आंसर आ जाएंगे बस। दूध है तो दूध संबंधी सारे काम हो जाएंगे, ठीक है। मांस है तो मांस रिलेटेड सारे काम। ऊन, ऊन से क्या क्या बनता है, क्या क्या काम आता है ऊन, वो। गोबर, गोबर कहाँ कहाँ पे काम में ली जा सकती है, ठीक है, पॉसिबल यूज ऑफ गोबर। डंक, ये है पोंगोंग सो झील,
बस ये ध्यान रखना, पोंगसू कहाँ है तो लद्दाख में, और ये एक तरह से खारे पानी की। बस फिर आ जाते हैं अपन गंगा के मैदान में। गंगा के मैदान में, ठीक है। हिमालय से दक्षिण की ओर बढ़ेंगे हम आगे तो वो गंगा का उपजाऊ मैदान स्टार्ट हो जाएगा। बस हिमालय से जो नदियां निकलती हैं बाहर आके जब मैदान में उतरती हैं, ठीक है, तो जो गाद लेके आती हैं अपने पर्वतों पे साथ में चल के, तो वो गाद आके धीरे धीरे जमा करती जाती है और एक तरह से प्लेन यानी मैदान बनते जाते हैं, इसीलिए इनको नदी मैदान भी बोलते हैं। सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली, ठीक है। तो ये सिंधु गंगा और ब्रह्मपुत्र ये तीन नदियां, साथ ही साथ इन नदियों की सहायक नदियां, इन सबको मिला के जब वो एक साथ पूरा देखोगे तो आपको एक तरह से पूरा प्लेन का एरिया दिखा, है ना, जाल। क्योंकि नदियां नदियां जब आप देखोगे जैसे कोई नदी आ रही है, इसमें ये आके मिल गई, इसमें पहले से ये कोई मिल रही थी, बीच में से कोई आ गई उसमें कोई मिल रही थी, इधर से एक आ गई उसमें ये था, ऐसा करके, ठीक है। तो एक तरह से आपको नदियों का जाल के रूप में दिखेगा। ठीक है। अब क्या खनिजों से समृद्ध है, ये छोड़ो कुछ बात नहीं है, थ्योरी है, आप देखते जाओ। हमारे देखने योग्य क्या है इसमें, ये देखो नाम ध्यान रख लो कि मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो मध्य प्रदेश में, ठीक है। बांधवगढ़ के बारे में एनसीईआरटी में दे रखा है, घड़ियाल के बारे में दे रखा है, ठीक है। तो घड़ियाल के बारे में कुछ एक तरह से एनवायरनमेंट का हिस्सा हो गया है ना, तो घड़ियाल के बारे में दे रखा है 2.5 से 4.5 मीटर इसकी लंबाई, ठीक है। एक तरह से सरीसृप विलुप्ति की कगार पे एक्सटिंक्शन के करीब चला गया ये, है ना। कानूनी रूप से इसका शिकार और क्षति पहुंचाना निषेध है, ठीक है, मतलब इसके ऊपर कुछ कार्रवाई नहीं कर सकते आप, इसको बस इसके हाल पे छोड़ दो, इसको अपनी जिंदगी जीने दो। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। आ जाओ आगे देखो, विशाल भारत का मरुस्थल या थार का मरुस्थल, ठीक है। तो थार का मरुस्थल, मरुस्थल कहाँ पे है, तो आप राजस्थान के पश्चिमी राजस्थान देखोगे, ठीक है। यानी भारत के मैप में पश्चिम की ओर बढ़ोगे तो पीलेपन, यानी मरुस्थल को एक तरह से पीला कलर से दिखाया जाता है ना, सुनहरे रेत के टीले, पीला सुनहरा वही है ना, गोल्डन, सुनहरा मतलब गोल्डन, है ना। ये क्या है, जैसलमेर का किला, जैसलमेर स्वर्ण नगरी जो कि थार मरुस्थल में स्थित है, ये जैसलमेर का किला है और यूनेस्को विश्व विरासत सूची में इसको भी शामिल किया हुआ है ना। राजस्थान, जैसलमेर कहाँ पे है, तो राजस्थान। देखो रेत की टीले तब बनते हैं जब हवा में रेत स्थानांतरित पहाड़ियों जैसे आकृतियों में, छोड़ो ऐसा कुछ नहीं, देख थार का मरुस्थल है, ध्यान रखना जो मरुस्थल है उसका नाम क्या है, तो थार का मरुस्थल। अधिकांश भाग भारत में स्थित है, इसका मतलब पाकिस्तान में उधर भी है, और भारत में किधर है, तो राजस्थान गुजरात पंजाब हरियाणा, है ना। सिर्फ राजस्थान नहीं देखोगे, गुजरात का कुछ हिस्सा आएगा, हरियाणा मतलब पंजाब और हरियाणा, है ना, हरियाणा बोल रहे हैं, पंजाब और हरियाणा ये भी इधर आ जाएगा। बस फिर देखो, अरावली की पहाड़ियाँ, अरावली की पहाड़ियाँ, अरावली पर्वत श्रृंखला, अरावली पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है, सबसे प्राचीन श्रृंखलाओं में से एक है, ठीक है। लगभग 2.5 अरब वर्ष पुरानी है, ये देख लो कितनी पुरानी हो गई है, ठीक है। और सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो माउंट आबू है, गुरु शिखर है ना, माउंट आबू में स्थित इसकी सबसे ऊंची गुरु शिखर है। इन्होंने चोटी का नाम माउंट आबू लिखा, लेकिन वो पर्वत का नाम है ना, गुरु शिखर है चोटी, माउंट आबू पूरे पर्वत का नाम है, और चोटी इसका स्पेसिफिक नाम क्या है, गुरु शिखर, ध्यान रखना, ठीक है। अरावली के फोटो दे रखे हैं, आप देखते रहना आराम से।
अब देखो अरावली पर्वत श्रृंखला के बारे में देखोगे तो उत्तर पश्चिम भारत के भूभाग और जलवायु को आकार में उत्तर पश्चिम वाला एरिया उसमें जो जलवायु मौसम आता है, ठीक है, बारिश के टाइम में, उसमें ये अहम रोल निभाता है। कौन? ये अरावली पर्वत श्रृंखला, ठीक है। एक तरह से प्राचीर के रूप में मरुस्थल का पूर्व की ओर विस्तार होने से रोकती है। अब ये कैसे समझ में आएगा आपको? प्राचीर बोलते हैं दीवार को, है ना, प्राचीर बोलेंगे दीवार को बोलेंगे प्राचीर। दीवार को क्या बोलेंगे? प्राचीर। प्राचीर कैसे है? तो देखो ये हो गया हमारा भारत, ठीक है। यहाँ पे देखो ना, गुजरात से स्टार्ट होके पूरा राजस्थान पार करके दिल्ली तक ऐसे करके, ठीक है। इस साइड में है मरुस्थल, ये क्या है? एक तरह से मरुस्थल, ठीक है। अब मरुस्थल धीरे धीरे क्या बढ़ता रहता है ना, तो इसलिए मरुस्थल को रोकने का काम कौन करिए? मरुस्थल इधर बढ़ रहा है, ये अरावली पर्वत श्रृंखला ये इसको रोकने का काम करती है, इसलिए इसको बोलते हैं कि ये एक तरह की प्राचीर है, दीवार है, जो कि क्या मरुस्थल को पूर्व की दिशा में बढ़ने से रोक रही है, ठीक है। अरावली पर्वत श्रृंखला इतनी पुरानी है तो यहाँ से खनिज, ठीक है, तो कौन कौन से खनिज है? तो संगमरमर, ग्रेनाइट, जस्ता, तांबा, ठीक है। तो राजस्थान में से कौन कौन से खनिज मिलते हैं? तो जस्ता, तांबा तो है ही है, संगमरमर और ग्रेनाइट भी। जावर, जावर में स्थित प्राचीन खदानों से प्राप्त प्रमाणों से पता चलता है कि देखो 8वीं शताब्दी के बारे में दे रखा है, उस टाइम में पुरानी बात बता रहा है इसमें कि जो 8वीं शताब्दी के पूर्व का टाइम है, वहां पे जाके क्या है कि भारत भारत विश्व का अग्रणी देश है। किसमें? इसमें तांबे वाले में ना, नहीं सॉरी, जस्ता, जस्ता, जस्ते में ये अव्वल पे था। कौन? भारत। फिर चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंभौर ऐतिहासिक किले भी हैं। ये चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़ और रणथंभौर ये ऐतिहासिक किले हैं, इनको भी विश्व धरोहर सूची में यूनेस्को वाली में शामिल किया है। ये जो फोटो दे रखा है ये कुंभलगढ़ का है, ठीक है, अरावली पर्वत की पहाड़ियों में स्थित है। फिर देखो आगे देखते हैं, प्रायद्वीपीय पठार हो गया मरुस्थल। अब प्रायद्वीप का पठार यानी कि जो भारत का नीचे वाला हिस्सा है ये, ठीक है, ये वाला क्या है? तो प्रायद्वीपीय पठार। इधर से क्या है? बंगाल की खाड़ी, और इधर क्या है? अरब सागर, ठीक है। देखो 3 साइड से पानी से घिरा हुआ है, इसलिए इसको बोलते हैं प्रायद्वीप। यानी प्रायद्वीप का मतलब होता है 3 ओर से जो जल से घिरा है उसको बोलेंगे प्रायद्वीप। इंग्लिश में पेनिनसुला बोलते हैं। पठार वह स्थल होता है चारों ओर से भूमि से ऊंचा उठा। मतलब पठार का मतलब क्या होगा? आप पठार किसको बोलेंगे? नॉर्मल भूमि ये है, ये है, ठीक है। बीच में से ऊपर उठी हुई चीज है, प्लेटफॉर्म है, बीच में से ऊपर उठा हुआ, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? पठार, ठीक है। पठार और पर्वत में क्या होता है? पठार का ऊपर जो शीर्ष होता है वो होता है फ्लैट, और पर्वत का क्या होता है? यूं कौन के शेप में होता है ना, इसलिए, ठीक है। आगे आगे देखते हैं। पठार त्रिकोणीय प्रायद्वीप क्षेत्र, त्रिकोण है इसलिए देखो प्रायद्वीप का मतलब क्या हो गया? जो तीनों ओर से घिरा हुआ है पानी से। अब भारत, भारत किससे? तो अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर, ठीक है। अरब सागर, बंगाल की, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर, तीनों ओर से, ठीक है। 2 पर्वत श्रृंखलाएं भी इसके साथ साथ में चलती हैं, ठीक है, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट। बस पश्चिमी घाट को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया हुआ है, ठीक है। कारण क्या है? यहाँ की जो विविधता है पाई जाती है, वनस्पति की, जीव जंतुओं की विविधता जो पश्चिमी घाट में पाई जाती है, उसके कारण इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में यानी यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है।
ठीक है। अब पूर्वी घाट क्या है, कटा फटा पुराना है, इसलिए क्या है, इधर छोटे छोटे पर्वत खंड मिलेंगे आपको, ठीक है, बड़ी श्रृंखला नहीं मिलेगी। गोदावरी नदी, कृष्णा और कावेरी, ये तीनों नदियां क्या है, पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती है और कृषि कार्यों में और लाखों लोगों के लिए जल का एक तरह का स्रोत है ना। ठीक है। पेरिय कनाल मुन्नार, ये कहाँ पे स्थित है, तो केरल में स्थित है, ठीक है। इसका नाम ध्यान रखना, पेरिय कनाल मुन्नार। और ये क्या है, ये है सिंहपूंछ मकाक या वानर, सिंहपूंछ वानर, ये फेमस, इस पे क्वेश्चन आते रहते हैं देखो। फिर ये कोबरा, ये पश्चिम घाट के है ना, सारे बता रहा है पश्चिम घाट में कौन कौन से क्या है। कोयले के बारे में दे रखा है, ये है मुंबई। फिर आते हैं भारत की तट रेखा। तट रेखा के बारे में आप देखोगे तो 75,000 किलोमीटर से अधिक लंबी होती आप तट रेखा, ठीक है। और इधर क्या है, सुंदर तट, तट को पुलीन भी बोलते हैं, ध्यान रखना। चट्टानी टीले, हरे भरे जंगल और ये सब पाए जाते हैं। प्रवाल भित्तियां, कोरल रीफ भी इन मतलब जो आप द्वीप पे जाओगे ना, जो द्वीप है भारत के तट रेखा से अंदर जाओगे आप, द्वीप मिलेंगे, तो वहां पे है ये सब। फिर है पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट पे आ जाओ आप, पश्चिमी घाट में क्या क्या है, तो पश्चिमी घाट का विस्तार गुजरात से केरल, महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक, तीन ये हो गए, गुजरात केरल पांच हो गए टोटल, ठीक है। अधिकांश नदियां यानी भारत की अधिकांश नदियां पश्चिम घाट से निकलती हैं, पश्चिमी तटों पर एस्चुरी का निर्माण करती हैं और पूर्वी तट पे क्या है, डेल्टा, ये ध्यान रखना। ठीक है, तट रेखा छोटी छोटी नदियों और जलोढ़ निक्षेपों की जलोढ़ मिट्टी और अन्य भूगर्भीय संकरी खाड़ियों, क्रिक्स, एस्चुरी का निर्माण करती है। इस तट पर नर्मदा ताप्ती क्या है, भारत का जब आप मैप देखोगे ना, ठीक है, तो नर्मदा ताप्ती ये इस साइड में बहती है, ठीक है, भ्रंश घाटी में बहती है, इसलिए इस साइड में बहती है। इस साइड का मतलब पूर्व से पश्चिम की ओर बह रही है। और ये जब समुद्र में जाके मिलती है तो वहां एस्चुरी का निर्माण करती है ना, ध्यान रखना। फिर आ गया पूर्वी तट। पूर्वी तट के बारे में क्या है, तो देखो पूर्वी तट डेल्टा बनाता है ना, ध्यान रखना, गंगा के डेल्टा से कन्याकुमारी तक विस्तृत है। गंगा के डेल्टा से पूरा कन्याकुमारी तक। ये गंगा का इधर हो जाएगा आपका डेल्टा और नीचे कन्याकुमारी, ठीक है, ये पूरा एरिया, ये हो गया पूर्वी घाट अपना, ठीक है। पूर्वी घाट के बारे में दे रखा है, महानदी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, ठीक है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये प्रमुख नदियां हैं जो पूर्वी घाट की ओर बहती हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या है, चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है, पुलिकट आंध्रा में स्थित है, दो नाम याद रखना। चिल्का झील का आ जाए, चिल्का झील कहाँ पे स्थित है, तो उड़ीसा, ठीक है। और पुलिकट कहाँ पे स्थित है, तो आंध्रा, ध्यान। ये भारत के द्वीप समूह, अब द्वीप समूह पे आ जाओ जब, है ना, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों साइड में, ध्यान रखना, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों साइड में भारत के द्वीप समूह हैं, ठीक है। दो प्रकार के, अरब सागर वाले को क्या बोलेंगे, लक्षद्वीप, और बंगाल की खाड़ी वाले अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। तो ये पुलिन, परवाल, ज्वालामुखी, ये सब इधर पाए जाते हैं। अब देखेंगे द्वीप में सबसे पहले लक्षद्वीप। लक्षद्वीप के बारे में क्या दे रखा है, इसमें 36 बड़े द्वीप हैं। केरल के मालाबार तट से, केरल का जो मालाबार तट है, ठीक है, वहां से समुद्र की ओर थोड़ा जाओगे तो आपको लक्षद्वीप वहां मिलेंगे। टोटल 36 बड़े, यूं तो टोटल ज्यादा है लेकिन 36 है मुख्य बड़े बड़े द्वीप, ठीक है, तो 36 है। और 36 के 36 द्वीप ही मानवों के निवास के लिए सही नहीं है, क्योंकि मानव निवास नहीं करते उन पे, ठीक है। विस्तृत समुद्र जल
क्षेत्र पर नियंत्रण। अब इससे क्या मिलता है, जो 200 नॉटिकल माइल वाला जो रूल्स है ना, जो समुद्र है ना, तो इसके लिए क्या होता है, ये जब आपके द्वीप, आपके जो एरिया में आने वाले द्वीप समुद्र में चले जाते हैं, तो उसके चारों ओर का 200 नॉटिकल माइल काउंट होगा, है ना। तो आपका क्या जो स्पेशल एरिया है, जो EEZ है, इस एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, वो आपका बढ़ जाता है। अंडमान निकोबार का देखोगे टोटल कितने द्वीप है अंडमान निकोबार पे, तो टोटल द्वीप है इधर 500, ध्यान रखना 500 द्वीप है बस। ये जो बैरन ज्वालामुखी दे रखा है ना, तो बैरन के बारे में है कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है बैरन, बैरन आइलैंड, और ये कहाँ पे है, तो अंडमान वाले में आएगा, है ना। और एग्जैक्ट इसकी लोकेशन देखोगे ना, तो ये आगे आएगा जब देखेंगे हम, है ना। जो भारत का जो पॉलिटिकल मैप है ना, अभी देख लेते हैं उसमें क्या है। जो भारत का फिजिकल मैप है ना, भारत का जो फिजिकल मैप है उसी में देख लेते हैं ना। ये पॉलिटिकल मैप में देखो, ये जो पोर्ट ब्लेयर है ना, इससे इस ईस्ट की साइड में जाएंगे हम, तब जाके वहाँ पे मिलेगा हमें बैरन आइलैंड, ठीक है। तो पोर्ट ब्लेयर से एग्जैक्ट इसकी लोकेशन है ये बैरन, बैरन, ठीक है, ये है बैरन। अब हम जैसे बैरन तो कर चुके हैं, यानी कि जो द्वीप समूह है इनके बारे में हमने देख लिया है। हम्म, ठीक है। देखो अब पश्चिम बंगाल का सुंदरबन डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा क्या है, तो सुंदरबन डेल्टा के बारे में जो भी है आंकड़े आप देखो, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, नदी डेल्टा। जब हम द्वीपों से वापस हिमालय के पूर्व की और बंगाल की खाड़ी में यात्रा करेंगे, सुंदरबन दिखाई देगा। सुंदरबन क्या है, गंगा ब्रह्मपुत्र और इनकी सहायक नदियों का डेल्टा। गंगा ब्रह्मपुत्र और इनकी सहायक नदियां मिलके बहुत बड़े डेल्टा का निर्माण करती है, ठीक है। तो अद्वितीय मिश्रण है ये डेल्टा, नदी और सागर में भूमि का अद्वितीय मिश्रण है। जैसे नदी बहती हुई आ रही है और आगे समुद्र है, ठीक है। तो ये बीच में जो इनका मिलन एरिया है, वो क्या है, अपना डेल्टा, ठीक है। हाँ, अब देखो भारत और बांग्लादेश दोनों में ध्यान रखना, आधा हिस्सा भारत में आधा बांग्लादेश में, किसका, सुंदरबन डेल्टा का। सुंदरबन डेल्टा की क्या, तो विश्व धरोहर सूची में शामिल है मैनग्रूव, मैनग्रूव बोलते हैं जो लवणीय पानी में, ये फोटो दिख रहे हैं ना, लवणीय पानी में जो पनपने वाले पौधे हैं, प्लस जो डेल्टाई इलाकों में कीचड़ दलदल में जो होते हैं उनको मैनग्रोव है, ठीक है। सुंदरबन रॉयल बंगाल टाइगर, ठीक है, यहाँ के लिए फेमस है। अब जो वाटरफॉल है ये कहाँ का है, तो सेवन सिस्टर मेघालय का है, ठीक है। साध सुख मैनसिम उत्सव, ये खासी जैन, खासी लोग हैं, इनके बारे में दे रखा है। चेरापूंजी कहाँ पे है, तो मेघालय, ठीक है। आ जाओ, पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ, पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ, हिमालय तो हो गया, लेकिन इधर पूर्वोत्तर, पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ, ठीक है। पूर्वोत्तर की पहाड़ियों में कौन कौन सी है, ठीक है। मेघालय में कौन सी है, तो खासी, ठीक है। माओलिन नोंग गांव है, एशिया का सबसे स्वच्छ गांव, ये ध्यान रखना, माओलिन गोंग गांव है, ठीक है।
मोलिनोंग गांव। तो किस लिए फेमस है ये? स्वच्छता के लिए। तो रमणीय स्थान स्वच्छता के लिए, बांस के कूड़ेदान, पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली है इनकी। ठीक है। और जीवित जड़ों से बने पुल यानी लिविंग रूट्स ये वाले। इन पे क्वेश्चन आ रखा है भाई, ये जीवित जड़ों वाले पुल के बारे में। ठीक है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट चैप्टर। ठीक है दोस्तों, आज हम यही करेंगे। इसके बाद में देखो, आप फर्स्ट हो गया, सेकंड मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा, ये मौसम के बारे में नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।